नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो कंपनी डेट्स फ्री है, ऑलमोस्ट हेल्दी डिविडेंड का पे आउट रहा है और लास्ट कुछ सालों की डेटा को देखें हैं तो बड़ा अट्रैक्टिव मोहित करती नजर आती है और अपनी पुराने जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ के दोबारा तोड़ने की प्रयास में रत है। कंपनी का नाम है SKF। आज के स्टॉक लर्निंग इसी से स्टार्ट करते हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में देखा जाए तो कंपनी अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी के बारे में कहती है तो नियरली इनके पास प्रोडक्ट में बेरिंग्स, सेल्स, लुब्रिकेंट्स, मेंटेनेंस प्रोडक्ट एंड द पावर ट्रांसमिशन पे कामकाज करती है। चलिए आज इसे स्टॉक के बारे में जानेंगे। जो स्टॉक अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है, खास करके वेरिंग के अंदर, सेल्स के अंदर कामकाज है। SKF नाम है कंपनी का और ऑलमोस्ट डेट्स फ्री और फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगती नजर आती है। तो क्या कहती है इसके बारे में, हम तो जो डेटा दिखेगी वही बात करें। तो यहाँ पे देखने को आती है कंपनी के पास जो कुछ शॉर्ट समरी डेटा की बात करें तो फिलहाल देखने को मिलती है जो प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 10 गुने के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा की बात करें जो कि प्राइस बुक वैल्यू कहता है 543 के आसपास, और स्टॉक में इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो करीब 1387 के आसपास। अब पहली सवाल आता है, स्टॉक में भीड़ क्या कहती है। भीड़ उस मेला का नाम है जिस मेला को देखते हुए लोगों ने आया और स्टॉक को खरीदने के लिए या बेचने के लिए इंटरेस्टेड हुए। स्टॉक का पे कहता है 46। कहाँ पे क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कहता है 113 रुपये। अर्थात समझ में ये आती है जो कंपनी अर्निंग करती है 10 रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर 113 रुपये की अर्निंग करती है, तो उसके पीछे जो मार्केट में इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं या ट्रेडर की बात कर रहा हूं, उसकी तादाद क्या है? 46 गुने की है, जिसकी वजह से मार्केट की करंट प्राइस ये कहती है। और इस प्राइस में हमेशा चेंज होती रहती है। अब सवाल आता है क्या ये कंपनी की स्टॉक में क्या डिमांड बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं वहां पे इसी सेक्टर की कंपनियां, जो कि इसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे कहा जाता है, वो कहते हैं 33 का पी स्टॉक पी है, इंडस्ट्रियल के पी है, और यहाँ पे कहता है कि 46 का। अर्थात समझ में एक बात आती है, जो जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हैं वहां से थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा है, और स्टॉक की डिमांड भी थोड़ा सा हायर साइड बना है प्रीमियम के साथ। जबकि हायर टू हायर, लोअर की बात करें तो हायर टू हायर करीब करीब 7400 के आसपास पहुंचा था और लोअर 4000 के आसपास की टिका। तो चार्ट में फिलहाल क्या कहता है, तो क्या अभी स्टॉक के संकेत क्या देते हैं, क्योंकि ये स्टॉक के देखें तो हम यदि उसकी एवरेज की तरफ देखें, एक बॉर्डर लाइन की तरफ देखें, तो 11,300 आती है। 11,300 के बेसिस पे देखा जाए तो 5,000 करीब करीब 5,630 650 के आसपास होती है। तो क्या इस प्राइस के आसपास से नीचे लुट का है ना स्टॉक की प्राइस, जो कि 5200 के आसपास है, तो क्या लगता है कि ऊपरी सतह से स्टॉक गिरता नजर आता है? तो चार्ट इसका यही आकलन तो नहीं देता है। चार्ट आकलन ये देता है स्टॉक फिलहाल कुछ दिनों में एक लंबी उछाल लिया था, बाद में दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट का बुकिंग का लेकर के प्रेशर चला और यहाँ पे थोड़ा सा बिरा गिरती नजर आई। पिछले 6 महीने की चार्ट कहती है जो सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम में बहुत तगड़ी जंप नहीं है पिछले कुछ दिनों से, नहीं है अबाउट जो कि पहले कुछ पीरियड का था उतना ही देखने को बनती है। अब आते हैं स्टॉक को लेकर के, हिस्टोरिकल डेटा कहती है जो डेट टू इक्विटी क्या कहना चाहता है और करंट रेशियो क्या संकेत देता है। इन दोनों को आकलन को देखेंगे तो लगती है कि एक तो कुछ है नहीं, डेट्स फ्री हमने पहले कहा था। अब दूसरा ये कहता है कि करंट रेशियो है, तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? हमें केवल और केवल रिस्क जानना जरूरी है, क्योंकि रिकंसिलिएशन की पार्ट नहीं बचा कि रिकंसिलिएशन हम किसका करते हैं? डेट टू इक्विटी का करते हैं। उधार के बारे में क्या करेंगे? हम रिस्क फैक्टर को जानेंगे, आखिर नंबर ऑफ डेज का रिस्क कितना है, डेटर्स का परसेंटेज क्या कहता है सेल्स के बेसिस पे एज पर द प्रॉफिट। जहां पे आरओसी की बात करते 30% के नियरली और आरओसी की बात करते 22%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा देखने को मिला है, हमने पहले आकलन किया था, जहां पे नंबर ऑफ शेयर करीब 4 करोड़
94 लाख का है, इसकी वजह से मार्केट कैप कहती है 26,000 करोड़ के आसपास। अब आते हैं ये समरी डेटा के बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे, इसी समरी डेटा के बेसिस पे अगला एक एक एस्पेक्ट को समझेंगे आखिर क्या कहना चाहते। तो चलिए, जो कंपनी SKF, हमने पहले कहा कि लीडिंग इन द सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट सॉल्यूशंस एंड द सर्विस विद इन रोलिंग बेरिंग एंड द सील्स, जो कि मैकेनिज्म है, मेट्रोनिक्स एंड लुब्रिकेंट सिस्टम पे कंपनी कामकाज करती है। साथ में ट्रांसमिशन पे भी देखने को मिला कि कंपनी वेबसाइट्स पे जो कामकाज करती है। हम क्या करने वाले हैं उसके लिए, यदि कंपनी अलग अलग सेगमेंट में कामकाज कर, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में जैसे कामकाज करती है, तो इसके लिए जरूरी है जो उसमें जानना, तो आखिर इसकी सेगमेंट वाइज क्या कहती है, सेगमेंट वाइज अर्निंग क्या आती है उसमें। चलिए इसको भी हम अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। तो जहां पे सबसे पहले पियर्स कंपनी की तरफ देखें, तो पियर्स कंपनी में सनफ्लायर्स इंडिया है, टिमकेंस है, SKF है, NRB वेयरिंग्स हैं, ग्लैक्सिस वेयरिंग है, SKP वेयरिंग्स की लिस्ट आती है। ये मार्केट कैप के बेसिस पे कंपेयर किया गया, और यहाँ के आंकलन यदि देखें तो ये कहती है, जो नियरली यदि पियर्स यहाँ पे देखते हैं NSE के बेसिस पे, तो वो कहती है कार्बोनडम्स यूनिवर्सल्स कंपनी है, एस्केप है, ग्रिंडवेल्स कंपनी है, जो कि रिवेन्यू के बेस पे इसको आंकलन करता है, चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो चाहे कंसोलिडेटेड डेटा ही क्यों ना हो। तो चलिए अब आते हैं इसकी रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट के बारे में मैनेजमेंट की तरफ से परफॉर्मेंस की बात किया जाता है कि आखिर मैनेजमेंट कहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस करती नजर आती है, उसके लिए हम अवलोकन करते हैं। यहाँ पे देखा गया कि YoY में कंपनी के पास जो इंक्रीज हुआ है वो 1150 करोड़ से 1205, मतलब 50-56 करोड़ के आसपास का इंक्रीजमेंट मिला। इसी को यदि परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज इसके बारे में कहती है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये कहती है करीब करीब 4% का, क्या करती है, नियरली 5% मान लेते हैं, 5% की इंक्रीज करती है। यदि YoY के बेसिस पे कंपेयर करें किसको, Q और Q को, तो कोई भी चेंज देखने को नजर नहीं आई। 1203 करोड़ के आसपास था, 1206 करोड़ के आसपास हुआ, मतलब 0.25% के नियरली कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि ये 3 करोड़ ही बढ़ता नजर आता है, 1200 करोड़ में 303 करोड़ बढ़ता है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो 18% था वो नियर अबाउट 18% से 16% लुढ़क गया। प्रॉफिट 155 करोड़ से लुढ़क करके 159 करोड़ पे गई, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज किया। लेकिन एक पीरियड में क्या किया कि YoY में तो अच्छी परफॉर्मेंस दिया, थोड़ी सी दिया, लेकिन Q और Q में क्या हुआ, पिट गया। मतलब इसको क्वार्टर ऑफ क्वार्टर पे अवार्ड की बात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अवार्ड इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुका है, अभी इसका परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं बनता। इसके बारे में परसेंटेज क्या कहती है, तो कहती है नियरली जो कि नेट इनकम सोर्स में करीब 2% की जंप होती है, और जो बाकी पार्ट है उसमें क्या होती है, गिरावट देखने को। जबकि इसकी चार्ट में हम आकलन करेंगे ईयरली बेसिस पे आखिर क्या कहती है, क्योंकि खासकर अलग अलग ग्राफ्स के हिसाब से देखा जा सकता है। कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें ईयर ऑफ ईयर के बेसिस पे, तो यहाँ पे निकल के आती है जो मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस लेवल क्या किया, कहती है 4300 करोड़ था, वो 4500 करोड़ के आसपास गया सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% से 16% गिर गया। नेट प्रॉफिट 525 करोड़ से 552 करोड़ होता है, लास्ट 12 महीने भी अच्छी सी मिली है पोजीशन। यहाँ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे जो जो प्रॉफिट की पार्ट है उसको अच्छी बुक किया गया है। इस अच्छे बुक के पीछे जानेंगे, जो परसेंटेज इसके बारे में देखें तो क्या कहते हैं। इसके बारे में परसेंटेज देखा जाए तो कहती है कि इनका सेल्स में 6% की इंक्रीज होती है, रिवेन्यू के अंदर नेट जो इनकम पार्ट था उसमें 5% से ज्यादा का जंप हुआ, और बाकी सारे के सारे फिगर में गिरावट हो गई। अब आते हैं इसी की जो प्रॉफिट बुक किया, इसके पीछे रिस्क फैक्टर को जानेंगे, आखिर इसके बारे में रिस्क फैक्टर क्या है, जिसका नाम है SKF। SKF के रिस्क फैक्टर के बारे में देखते हैं, जो कि बैलेंस शीट में जानना जरूरी है, जबकि पहला पार्ट है बोरेंस। तो बोरेंस को लेकर के देखा कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी, डेट्स फ्री नहीं है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है,
यहाँ 12 करोड़ के आसपास से चेंज होकर 14 करोड़ से 12 करोड़ हो जाता है। जो इनका बाकी फिक्स एसेट्स की पार्ट है वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये इनके लिए अच्छी चीज़ है, जो लायबिलिटी अपनी कम कर रही है और बाकी चीज़ों को बढ़ा रही है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर को, जहाँ पे देखा जाए इनकी मार्केट में रिस्क